नमस्कार साथियों। तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्लास नंबर 14। ठीक है, देखिए हमने ये जो सीरीज शुरू कर की है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, एमसीक्यू और पीवाईक्यू हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सभी एग्जाम के लिए क्या है, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, मेरा नाम है मंजीत कालवन। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल साइंस है जो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके किसी भी आपके सिलेबस में क्या है, इंडियन पॉलिटी है, तो क्या है आपके लिए क्लास है वो ज़रूरी हो जाती है। चाहे आप किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम की क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है, शाम को 7 बजे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए भी क्लास होती है मेरी। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। आपको बताने कि जो निर्वाचन आयोग है हमारा, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, इसकी स्थापना है वो किस अनुच्छेद में, इसका गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, बताइए क्या अनुच्छेद 355 है, 256 है, 324 है, या फिर 320 है। सर, जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके जो स्थापना है, उसका जो गठन है, वो अनुच्छेद 324 में बताया गया है। 324 में बताया गया है। ठीक है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक, स्थापना इसकी 324 में बताई गई है। संविधान संविधान का अनुच्छेद 324 में बताई गई है। ठीक है, अनुच्छेद जो 324 के अनुसार बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का निर्वाचन के पास क्या है, जो निर्देशन या नियंत्रण होता है इसके पास। ठीक है, यही जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये चुनाव करवाता है। ठीक है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय करना, सॉरी, चुनाव करवाना इसका जो कार्य है। ठीक है, अगर चुनाव संबंधी अगर प्रावधान हम देखें, प्रावधान है जो चुनाव संबंधी प्रावधान है, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है हमारे। सर, आर्टिकल 324 से शुरू होते हैं और 329 तक है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग का, वो 324 से शुरू होकर आर्टिकल 329 तक है। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को, एक डेट आपको मैं बता रहा हूँ, 25 जनवरी 1950। ठीक है, 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तो 25 जनवरी को हम क्या किस रूप में बनाएंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, इस दिन को 25 जनवरी को। और कब से मनाना शुरू किया ये, 2011 से हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो मनाना शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। ग्राम पंचायत से है, नगर पालिका से है, जिला परिषद से है, या फिर कृषि कृषि उपज उपज बाजार समितियों से है। किससे संबंधित रखता है 74वां संविधान संशोधन, निम्नलिखित जो है इन चारों में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाएं, यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, 1992 में हुआ था। इसका जो संबंध किससे है, वो नगर पालिकाओं से है, नगरीय पालिकाओं से है। इस संशोधन द्वारा भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, इसको मिला था 74वां संविधान संशोधन 1992 को। क्या मिल गया था सर, शहरी जो स्थानीय स्वशासन है उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है, यह जो संशोधन है
संशोधन कब हुआ था? 74वां संशोधन आंदोलन 1992 में, लेकिन प्रभावी कब हुआ? कब हुआ प्रभावी? प्रभावी हुआ 1 जून 1 जून 1993 को। ठीक है, 1 जून 1993 को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में दावों का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 376 में, 315 में, 335 में, 365 में। बताइए कौन सा जो आर्टिकल है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में दावों का प्रावधान किया गया है। सर ये जो आर्टिकल है हमारा वो है 335 आर्टिकल है। ठीक है, 335 आर्टिकल वास्तव में क्या है, एससी और एसटी के सेवाओं एवं पदों में दावों पर विचार करने से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? 166 में, आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 167 में, या फिर आर्टिकल 164 में? किस आर्टिकल में मिलता है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का जो वर्णन है, किस आर्टिकल में मिलता है? ये आपसे पूछा है सर, वो आर्टिकल होगा, वो होगा 167। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का जो प्रमुख दायित्व है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के जो बीच के एक संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करना है। ठीक है, मुख्यमंत्री है जो मंत्रिपरिषद और जो हमारे राज्यपाल उनके बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य के प्रशासन तथा विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराते हैं। यदि राज्यपाल किसी विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कहे तो उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करना, ये मुख्यमंत्री का कार्य बताया गया है संविधान में। ठीक है, आर्टिकल जो 163 है वो किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है वो 163 में बनाई गई है। ठीक है, 163 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आपसे पूछे 164 का आर्टिकल क्या है, 164 आर्टिकल है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है, वो आर्टिकल 164 में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग है क्या, इनकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 है जो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन के बारे में बताता है। इसका कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर है, 166 में। ठीक है, 166 में। और आर्टिकल 67 हमने देख ही लिया, मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताता है, इसके कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? देखिए विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद है, वो अब तक कितनी है, वो 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में है। आपसे पूछा है कि ये कौन सा अनुच्छेद है जिससे क्या है बनाई जा सकती है राज्य विधान परिषद और समाप्त भी की जा सकती है। सर वो आर्टिकल कौन सा है? क्या 167 आर्टिकल है? नहीं सर। आर्टिकल 167 है? नहीं सर। आर्टिकल 170 है? नहीं सर। ये आर्टिकल 169 है। ठीक है, आर्टिकल 169 के अनुसार संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी कि बना सकता है या फिर समाप्त भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन संसद यह कार्य स्वतः नहीं करती, हम ये कार्य नहीं करती। इसके लिए जो संबंधित राज्य है उसकी विधानसभा को पहले एक विशेष बहुमत से क्या है प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, संसद पहले ये काम नहीं करती। जिस राज्य में हम क्या कर रहे हैं, राज्य विधान परिषद का गठन कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो वो जिस राज्य की है, वो जिस राज्य में बना रहे हैं उस राज्य की जो विधानसभा है जो, उसको क्या करना है, पहले एक विशेष बहुमत से क्या है प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, प्रस्ताव पारित करना होगा जो विधानसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या का जो बहुमत है। ठीक है, और या फिर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव है जो पारित होना चाहिए, तभी क्या है विधान परिषद है वो बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस से संबंधित है? आपसे पूछा है जो 368 है वो किस से संबंधित है? क्या आपातकाल से है? नहीं सर। प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार से है? नहीं सर, ये भी नहीं है। क्या सूचना का अधिकार से है? नहीं सर, ये भी नहीं है। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो, इसकी जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, वो 368 में बताई गई है, आर्टिकल 368 में बताई गई है। ठीक है, आर्टिकल 368 में कौन सी प्रक्रिया बताई गई है? भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, इस जो ये जो प्रक्रिया है वो में बताई गई है। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है तथा संशोधन की प्रक्रिया है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, जो संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं हम? 3 प्रकार से कर सकते हैं। किस कौन कौन से प्रकार है? एक तो है पहला साधारण बहुमत, जो दूसरा है हमारा वो है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और थर्ड हमारा है वो है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, विशेष प्लस जो आधे राज्यों की है वो स्वीकृति। ठीक है, आधे राज्य, ठीक है, आधे राज्यों की स्वीकृति, ये होता है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति। ये 3 तरह के जो बहुमत सॉरी संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, 368 जो आर्टिकल है इसमें संविधान की प्रक्रिया बताई गई है, 3 प्रकार के संविधान संशोधन किए, 3 प्रकार से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था, जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत अंगीकृत किया गया था? ठीक है, अंगीकृत किया गया था। कौन सा अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनाया गया था, जिस दिन संविधान बनकर पूरा हुआ था, जिस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उसी दिन ही ये अनुच्छेद है वो प्रभावी हो गया था? इनमें से कौन सा अनुच्छेद बताना है? ठीक है, 388 है, या फिर 390 है, या फिर 387, या फिर 386 है? सर ये जो अनुच्छेद है वो 388 है, 388 है। ठीक है, 388 जो है हमारा ये अनुच्छेद था, ये पहले ही अपना लिया गया था, लागू होने से पहले जिस दिन संविधान अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रावधान, जो जो प्रक्रिया है वो बताई गई है, प्रावधान है? आर्टिकल 59 में, आर्टिकल 71 में, आर्टिकल 140 में, या फिर आर्टिकल 61 में? सर इसका जो सही आंसर होगा वो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि हम राष्ट्रपति कई बार पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं। सर आर्टिकल 61 है वो जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में बताई गई है। ठीक है, इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 में बताया गया है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, अब हम एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाती है। देखिए पहला तो काम क्या करना होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, पहले क्या करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्या करेंगे, प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव, प्रस्ताव लेकर आएंगे। प्रस्ताव लाने से पहले, यानी कि 14 दिन पहले क्या है, 14 दिन पहले एक लिखित नोटिस सॉरी, लिखित नोटिस देना होगा। ठीक है, ये काम भी आपको करना है। 14 दिन पहले क्या है, एक लिखित नोटिस देना होगा कि हम प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, नोटिस पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य है जो
के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, 1/4 नोटिस पर क्या है, एक नोटिस लेकर आएंगे हम, क्या है, प्रस्ताव लेकर आएंगे, एक नोटिस लेकर आएंगे इससे पहले कि उस पर एक चौथाई जो सदस्य है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए कि हम क्या राष्ट्रपति के लिए क्या है, हम प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं महाभियोग विधि के लिए, महाभियोग चला रहे हैं। ठीक है, इसके लिए तो इसके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और फिर प्रस्ताव को उस सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3 से 2/3 बहुमत से क्या है, पारित होना चाहिए। ठीक है, पारित होना चाहिए। ठीक है, पारित होना चाहिए। और पारित होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ये क्या है, प्रक्रिया चलेगी, राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया वो चलेगी। और यदि दूसरा सदन भी क्या कुल संख्या का 2/3 से बहुमत से पारित कर देता है प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। लेकिन अभी कोई भी राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयकों से संबंधित है। फिर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये आर्टिकल 110 है जो धन विधेयकों से संबंधित है। ठीक है, धन विधेयकों से संबंधित आर्टिकल जो हमारा है वो है 110, आर्टिकल 110। ठीक है, जो धन विधेयक की परिभाषा को दिखाता है, धन विधेयक की परिभाषा को दिखाता है। 109 में धन विधेयक पारित करने की विशेष प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, 111 में जो राष्ट्रपति की स्वीकृति वो बताई गई है। 117 है आपका, उसमें बताई गई है कि वित्तीय विधेयक क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा जो प्रदान करता है वो आर्टिकल 21A है। ठीक है, आर्टिकल 21A है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा, जो इसका जो मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को दोबारा ये संविधान में जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 से जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में लाया गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन RTE 2009 में लाया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें इन भाषा को क्या मिलाया गया संविधान में, और वो हमारा 92वां संविधान संशोधन था। इसमें बोडो डोगरी मैथिली संथाली को क्या किया गया, जोड़ा गया। 2003 में ये संशोधन जो हुआ था। ठीक है, अभी जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं संविधान में, वो है 22 भाषाएं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। सर ये पहला जो संशोधन हुआ था वो सर 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था जो प्रथम संशोधन हुआ था। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, वो था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाना। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार आपसे पूछा है कब बनाया गया, और वो बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, संशोधन 86वां हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, इसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है उसका जो मौलिक अधिकार है वो बनाया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है। जो आर्टिकल 327 से शुरू है और 329 है वो किस से संबंधित है। सर वो हमारे चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। ठीक है, यानी कि अगर टोटल हम देखें तो 324 से शुरू होकर 329 तक है जो आर्टिकल है वो सभी जो चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी, अभी अभी बता था मैंने, कितनी भाषाएं
सर 22 भाषाएं 4 अभी जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, भाषाओं को लेकर कितने संविधान देखिए जो मूल संविधान में थी वो 14 भाषा थी, जब जब 1950 में था। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। ठीक है, देखिए ये क्या है, मूल मूल उसमें देखेंगे तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी, 14 है। ठीक है, 14 भाषा थी। और 21वां संविधान संशोधन होता है 21वां। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1967 में। कितनी भाषाएं जोड़ी गई, एक जोड़ी गई। और फिर होता है 71वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 1992 में होता है, 1992 में होता है। और कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और इसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 2003 में हुआ था। 2003 में कितनी भाषा जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई। अब जो टोटल हमारी कितनी भाषाएं हैं, वो हमारी 22 भाषाएं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो 22 भाषाएं होगी। ठीक है, 22 भाषाएं होगी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान बोला जाता है। सर वो बोला जाता है हमारे 72वें संविधान संशोधन को, या फिर 42वें संशोधन को। ठीक है, या फिर 7वें को, या फिर 42वें को। किसको बोला जाता है ये आपको बताना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, पीछे भी हम कर चुके हैं। ठीक है, किसको बोला जाता है, क्या 74वें को बोला जाता है, 44वें को बोला जाता है, या फिर 42वें को बोला जाता है, या फिर 7वें संशोधन को बोला जाता है। ये आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको इसका जो आंसर है वो बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 28वां, 38वां, 42वां या फिर 48वां। सर ये जो संशोधन हुआ था वो 42वां ही संशोधन था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे इसमें क्या हुआ, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, लाया गया था। चलिए, अ, अच्छा तो एक बात और, जैसे कि समवर्ती सूची पे जो जो विषय है समवर्ती सूची में, उन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या है, कानून है वो बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई विषय आता है, मान लीजिए शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जिसमें क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या टकराव हो जाता है। तो आर्टिकल 254 आपको याद रखना है इसके लिए। आर्टिकल 254 याद रखना है। इसके अनुसार बताया गया है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर टकराव होता है तो आर्टिकल 253 में बताया गया कि केंद्र की जो है वो सेंटर की होगी, मान्य होगी। ठीक है, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, सेंटर की सरकार को दी जाएगी, केंद्र सरकार की प्राथमिकता होगी। जो नियम जो वो बोलेगा वही करना होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सर ये हमारे शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, विदाउट एनी एक्सप्लेन। सीधा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है प्रदान किया गया। क्या आर्टिकल 5? नहीं सर। आर्टिकल 7? नहीं सर। आर्टिकल, सर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 11। ये वाकई नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 11 जो इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 11 है जो संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर क्या कानून बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो संविधान आर्टिकल 11 तक है वो संविधान लागू लागू होने के 26 जनवरी 1950 के